जय हिंद भाई। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अभी तक जो क्लास चला है लगभग 3 क्लास हो चुका है, आज ये चौथा क्लास है। कंप्लीट रूप से धीरे धीरे सब क्लास आगे बढ़ते जाएगा। अब ये रेगुलर क्लास चलेगी, ठीक है। तो जो कल जो चला था थोड़ा उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कल क्या हुआ था। कल हम बताए थे कि पोषण एक वह प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्व की सहायता से शरीर में क्या करते हैं हम लोग, ऊर्जा, शरीर का वृद्धि और रोगों से सुरक्षा करते हैं। तब किसका सहायता ले रहे थे? सहायता ले रहे थे हम पोषक तत्व का। ये पोषक तत्व है उसका हम सहायता ले रहे थे, ठीक है। पोषक तत्व का सहायता ले रहे थे। पोषक तत्व कौन कौन थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। इसमें 2 प्रकार के पोषक तत्व थे। एक थे जो बहुत छोटा थे, जो आराम से कोशिका के अंदर प्रवेश कर जा रहे थे। कौन कौन थे? ये विटामिन, खनिज लवण और जल। ये छोटा था, ये स्वतः प्रवेश कर जा रहा था। जो स्वतः प्रवेश कर जा रहा था वो क्या कर रहा था? रोगों से सुरक्षा कर रहा था। और स्वतः क्योंकि इसका आकार छोटा था और कोशिका का भी आकार छोटा होता है, तो इसलिए प्रवेश कर जा रहा था। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, जिसके कारण यह प्रवेश नहीं कर पा रहा था। देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये प्रवेश नहीं कर पा रहा था। और विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर यानी जल, ये क्या होता? प्रवेश कर जा रहा था। जो नहीं कर पा रहा था उसको प्रवेश करवाना, हर हालत में सबको करवाना था। तो हम एक प्रक्रिया से गुजरे। किस प्रक्रिया से? पाचन क्रिया से। पाचन क्रिया में क्या हुआ? जो कार्बोहाइड्रेट था उसको क्या किया? उसका एंजाइम उसको पचा करके क्या बना दिया? ग्लूकोज। जो प्रोटीन था उसको पचा कर कौन बना दिया? एंजाइम क्या बना दिया? एमिनो अम्ल। वसा को पचा करके क्या बना दिया? वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल दिया। यहाँ तक हम लोग आए थे। एक और चीज बताए थे, जिसका पाचन होता है वही हमें ऊर्जा देती है। जिसका पाचन नहीं होता है वो हमें ऊर्जा नहीं देती है। इसका मतलब हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यही 3 चीज हमें ऊर्जा देगी और इसके सिवाय कोई हमको ऊर्जा देने का कार्य नहीं करेगी। ये तीनों में से कोई ऊर्जा नहीं देगा, क्योंकि इसका पाचन होवे नहीं किया है। चलिए अब एक और चीज हम बताए थे कि एक और चीज हम देखिएगा। जो ऊर्जा देने की बात था, जो ग्लूकोज कितना, 1 ग्राम ग्लूकोज में 4.2 किलो ऊर्जा दे रहा था। और 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है वह 4.1 किलो कैलोरी दे रहा था। और वसा जो है 1 ग्राम में कितना दे रहा था? 9.3 किलो कैलोरी। सबसे अत्यधिक अगर यदि एक फिक्स मात्रा के आधार पर अगर देखेंगे अत्यधिक ऊर्जा कौन देगा, तो वसा देगा। लेकिन तत्काल ऊर्जा के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपको बताए थे, जो पचेगा वो ऊर्जा देगा। अब जो बाद में 3 गो पच रहा है तो तीनों ऊर्जा देगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होता है, जो पहले पच जाएगा हमारा बॉडी उसी से ऊर्जा ले लेता है, ठीक है। हमारे शरीर में जितने भी कोशिका है उसको ऊर्जा चाहिए, चाहे कोई भी दो, उससे उसको मतलब ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो सबसे पहले पच गया वो ऊर्जा देगा, तो उसी से वो ऊर्जा ले लेता है। सबसे पहले पचता कौन है? कार्बोहाइड्रेट पचता है। सबसे पहले पाचन किसका आता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये हम अब लोग को बता चुके हैं, समझिएगा ध्यान से। देखते हैं यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो होता है उसमें से समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन जो होता है ये मुंह से शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? यहाँ पे पेट में होता है। पोषे प्रोटीन, पोषे क्या हो गया? पेट। इसी को जो है आंत जो है, ये क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत में किसका पाचन होता है? लिपिड यानी वसा को, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग जो होता है पाचन कहाँ से मेरा शुरू हो रहा है? ये मुंह से पाचन शुरू हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ हुआ? किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट का, फिर प्रोटीन का, फिर वसा का। एग्जाम में पूछता है सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। जिसका पाचन होगा वो उससे जो ऊर्जा होगा वो शरीर ज़्यादा उपयोग कर लेता है, ये दोनों से कम कर पाता है। उसके बाद और क्या, ये एक एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पाचन की प्रारंभिक अवस्था कहाँ से शुरू होती है? तो शुरू में कहाँ से शुरू हो गया? मुँह से पाचन शुरू हो गया है। चलिए अब इतना सब कुछ हम बता चुके थे। उसके बाद हम बताए थे आपको कि जो है ना कुछ प्रश्न है उसके बारे में भी देखेंगे। क्या कि होता है ना, कितना दिन से हम पढ़ रहे हैं, क्या जो हम पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम के लेवल का है या सिर्फ बस ऐसे डीप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, नॉर्मली रूप से चल रहा है। ऐसा भी होना चाहिए कि हाँ एग्जाम में वो पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। एक बार हम उस पर भी फोकस कर लेते हैं कि जो क्लास चल रही है वो क्लास क्या होता है, एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं है। चलिए देखते हैं। चलिए ये प्रश्न है जो कि CDS में पूछा गया, 2016 में है। प्रश्न क्या है कि ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है। ग्लूकोज ऊर्जा का स्रोत है। ग्लूकोज निम्न में से किस प्रकार का अणु है? मतलब किस प्रकार का अणु है, मैंने किसका अणु है, वो किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का है
कि प्रोटीन का है, कि वसा का है, कि न्यूक्लिक अम्ल का है? आप तो कन्फर्म है, ग्लूकोज किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट का जो होता है, समझिएगा ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म रूप क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अब प्रोटीन का सूक्ष्म रूप क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। वसा का सूक्ष्म रूप क्या होता है? फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल होता है, ठीक ना। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? एक अलग पोषक तत्व है, ठीक है, उसके बारे में बाद में व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ग्लूकोज किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से एक चीज देखते हैं। अब अगला देखिए प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? यह प्रश्न कब पूछा गया है? 2015 में है, ठीक ना। यूपीपीसीएस में पूछा गया। अब नॉर्मल समझिएगा, आपको हम बताए थे जो जल होता है यानी विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, जल होता है, यह क्या होता है? ये बहुत इसका आकार छोटा होता है, जिसके कारण यह स्वतः कोशिका में पहुंच जाती है। छोटा है तो आराम से पहुंच जाएगी, जिसके कारण उनको पाचन कर सकता उसका नहीं पड़ता है। भोजन को पानी को पचाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। जो पचेगा नहीं वो ऊर्जा आपको नहीं देगा। बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, जिसका पाचन नहीं होगा ऊर्जा नहीं देगा। अभी एक गिलास पीजिए चाहे 50 गिलास पीजिए, ऊर्जा का समुद्र क्या होता है? कैलोरी। जब ऊर्जा नहीं तो कैलोरी कहाँ से, ठीक ना है। आप 50 गिलास पी लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसका मतलब ऊर्जा नहीं देता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्या है कि इसका पाचन नहीं होता तो ऊर्जा कहाँ से देगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी हो चुका था प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? माना कि ऊर्जा कौन सा जो है ना, ऊर्जा का ना खाद्य पदार्थ है, ऊर्जा के लिए खाद्य पदार्थ है, ठीक ना। यानी कौन सा चीज खाएंगे जो कि हमको ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीन चीज बड़ा होता है, इसका पाचन होता है, ये ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगी, वसा भी ऊर्जा देगी, और एक और चीज प्रोटीन भी ऊर्जा देती है, ठीक है। पहला बात तो ठीक बोला है। दूसरा में क्या है? प्रोटीन, हाँ प्रोटीन भी ऊर्जा देती है। खनिज लवण ऊर्जा नहीं देती है। आपको बताए थे विटामिन, खनिज लवण, जल, ये छोटा होता है, ये ऊर्जा नहीं देती है। तो इसका मतलब ये दो क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा नंबर है विटामिन ने पहले बार में गलत पकड़ा गया। क्या विटामिन ऊर्जा नहीं देती है? क्या उसका आकार छोटा है तो वो कोशिका में स्वतः प्रवेश कर जाती है, इसका पाचन की जरूरत नहीं पड़ता है। चौथा आते हैं पानी भी ऊर्जा नहीं देती है, क्योंकि इसका पाचन की जरूरत हमको नहीं पड़ता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इसका मतलब किसमें ऊर्जा नहीं होता है? खुद का ऊर्जा किसके पास नहीं होता है? तो ये जीवाणु जो होता है, समझिएगा ध्यान से, जीवाणु के बारे में आपको बताए थे। जीवाणु को खोज किसने किए थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने, ठीक ना। तो उसके बारे में बताए थे कि उसके जो नाखून में मिट्टी फंस गया था, जिसको उन्होंने अपने खुद के द्वारा निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी था उसमें से जब वो देखे थे, उसमें एक छोटा छोटा जो होता है, जो छोटा छोटा जो बैक्टीरिया जो होता है, जैसे जीवाणु जो है, वो क्या कर रहा था? हरकत कर रहा था। अब हरकत कोई कर रहा है अपने स्थान पे, जैसे भी हरकत कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? उसके पास ऊर्जा है। बिना ऊर्जा का वो खुद हरकत नहीं करेगा। कोई कार्य कर रहा है, वो अपने जगह पे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब वो कार्य कर रहा है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब जीवाणु के पास क्या होता है? खुद का ऊर्जा होता है, ठीक है। अब देखिए कवक क्या चीज़, समझिएगा ध्यान से। कवक एक तरह से कहीं भी एक सड़ा गला हुआ चीज़ रहता है ना, वहाँ पे इसका ये उपजता है। एक तरह समझिएगा, बरसात के समय में जो छाता होता है ना, उसी के आकार का होता है कवक। हम लोग गाँव में उसको गोबर छत्ता कहते हैं। क्या है कि हम लोग के गांव में एक तरह से सड़ा गला जगह तो इस गोबरे के आसपास का रहता है, वहीं पे अक्सर उगता है। तो उसके पास खुद का ऊर्जा होता है, तब वो अपना जीवन सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। कवक के पास भी ऊर्जा है। पादा मतलब क्या? पौधा के पास तो ऊर्जा है ही, वह भी ग्लूकोज के रूप में अपना ऊर्जा बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगला बारी आता है विषाणु। हाँ, विषाणु के पास खुद का ऊर्जा नहीं होता है। विषाणु को एक तरह से कहा जाता है, ना ही उसको सजीव कहते हैं, वह उसको ना ही हम निर्जीव कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? जैसे ये सजीव है, ये निर्जीव है, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है, एक ज्वाइंटेड पॉइंट होता है। किस आधार पे? कि अगर यदि कोई भी विषाणु मतलब क्या हुआ? वायरस। याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, विषाणु मतलब होता है वायरस, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? वायरस क्या होता है? बॉडी से बाहर जब तक रहेगा वह मृत रहेगा। वह क्या करता है? जैसे बॉडी में आया, ठीक है, जैसे हाथ में आया, तो हाथ में कोशिका है, यहाँ भी कोशिका, सब जगह कोशिका, यहाँ के कोशिका में वो चिपकेगा,
कोशिका कोशिका से चिपक कर क्या करेगा, कोशिका जो ऊर्जा बनाता है, हर कोशिका अपना अपना ऊर्जा बनाता है, ये बात आपको पता है। यह क्या करेगा, उसमें चिपक करके उसका ऊर्जा अपना यूज करने लगेगा। ये अपना ऊर्जा का यूज करके अपनी संख्या बढ़ाने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि जितना इसका संख्या बढ़ते जाएगा वायरस का, विषाणु का, उतना आपके शरीर के जितने भी कोशिका उसका ऊर्जा भी ग्रहण करते जाएगा, ठीक ना। इसलिए हम लोग क्या करते थे कि जब कोरोना वायरस से निकला था तो हम लोग क्या करते थे, एक तरह से सैनिटाइजर करते थे, हाथ धोते थे, ताकि क्या हो, हमारे हाथों में वो नहीं चिपके, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब ये है कि इसके पास, विषाणु के पास खुद का ऊर्जा नहीं होता, वो हमारे शरीर में आ जाएगा तभी वो क्या करेगा, तब फिर भी वो खुद ऊर्जा नहीं बनाएगा, हमारे शरीर के कोशिका से ऊर्जा वो लेना शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें आंसर कौन हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। इसके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है क्योंकि इसके पास ऊर्जा नहीं होता है। अगला यदि हम आते हैं, क्या दिया गया है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। आपको हम बताए थे पाचन के बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है, वसा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। तो अब बताइए तो पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदलेगा, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ये किस में पूछा गया प्रश्न है, देखिए बिहार विधानसभा सहायक परीक्षा 2018 में। इससे पहले वाला कौन सा था, किस में पूछा गया प्रश्न था, ये बिहार एसएससी का प्रश्न है, ठीक है। 2012 में पूछा गया बिहार एसएससी में। चलिए अगला क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आहार का समूह, ठीक है, ग्रुप मनुष्य के शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा आहार का एक समूह इसमें दिया गया होगा, ठीक है। अभी देखिएगा आगे, एक दिया गया एक समूह होगा जिसमें कि ये दर्शाना है हम लोगों की वह ऊर्जा देने का ही कार्य करता है। देखते हैं कौन कौन समूह है। पहला समूह में क्या दिया गया, विटामिन दिया गया। देखिए पहली बात गलत है, क्या विटामिन का पाचन नहीं होता है, ऊर्जा देगा नहीं, यहीं से गलत हो गया। लवण भी क्या होगा, लवण का भी पाचन होता है, नहीं, ये भी ऊर्जा नहीं देगा। जल भी ऊर्जा नहीं देता, ये पहले गलत हो गया, ठीक है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, हाँ कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। वसा, हाँ वसा भी ऊर्जा देता है। प्रोटीन भी ऊर्जा देता है। क्या ये तीनों क्या है, बड़ा को उसको तोड़ करके क्या करते हैं, छोटा पाचन करते हैं। ये तीनों का पाचन होता है, ये ऊर्जा देगा, तीनों ऊर्जा देगा। सी नंबर में आइए क्या दिया गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये ऊर्जा देगा। प्रोटीन, हाँ ये भी ऊर्जा देगा। देखिए दे दिया है विटामिन ऊर्जा देता है, नहीं देता है, क्या कि छोटा है, डायरेक्टली प्रवेश कर जाता है। उसके बाद डी नंबर में क्या दिया गया, वसा, हाँ वसा ऊर्जा देगा। प्रोटीन ऊर्जा देगा। विटामिन ऊर्जा देता है, नहीं देता है। इसका मतलब कौन है जो कि ऊर्जा देने का, कौन सा समूह सबसे अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन वाला समूह, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये पूछा गया किसमें प्रश्न है, यूपीपीएससी में, ठीक है, 2020 का प्रश्न है। चलिए अगला हम देखते हैं, चलिए भी बताए नहीं है इसका पॉइंट इसका बताएंगे, उसके बाद इसका आएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट आगे चलेगा, भी रुक जाइए थोड़ा सा, लगता है दूसरा पीडीएफ आ गया। बस ये 1-2 दिन क्लास चलेगा, उसके बाद क्या पीडीएफ है करोड़। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत, अपघटन मतलब होता है टूटना, मतलब कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद अंतिम रूप में क्या बनता है। आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट को पाचन प्रक्रिया के दौरान तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद अंतिम रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बनता है, वसा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बनता है, ठीक ना। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें बनता है, ग्लूकोज में बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए किसमें पूछा गया, देखिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया, 2022 का प्रश्न है। देखिए बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि आपको याद रहे, ठीक ना। देखिए क्या बोलता है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, प्रारंभ होता है। आपको बोले थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू होता है, ठीक ना, बोले थे ना, मुंह के पास कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद बोले थे पोषे पेट पोषे प्रोटीन, कहाँ होता है,
पेट में होता है। पेट का एक नाम क्या है, एक आमाशय है। पेट का नाम क्या है, आमाशय है। देखिए ऑप्शन कहाँ है, आमाशय है ना। मुंह में तो होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का शुरू होता है मुंह में पाचन, ठीक है। और छोटी आंत में क्या होता है, इसका वसा का होता है। ये तीनों चीज हम बता चुके थे। ये कहाँ पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, 2020 का प्रश्न है, ठीक है। शरीर में उत्तकों का निर्माण, उत्तक का निर्माण मतलब समझते हैं, जो कोशिका जो आपको हम बोले हैं ना, है, अगर यदि वही कोशिका अत्यधिक कोशिका मतलब कि बहुत सारे कोशिका मिलकर के एक टाइप्स का कोशिका मिलकर के एक जगह एकत्रित होना है, तो क्या कहलाता है, उत्तक बनाता है एकत्रित होकर के, ठीक है। आपको हम बताए थे किसी को यदि जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, ठीक है, तो घाव भरने का काम कौन करता है, कोशिका विभाजन करता है। हम लोग बॉडी का निर्माण भी कोशिका विभाजन ही किया है। जैसे होता है कि यहाँ पे कट गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे गैप हो गया, तो यहाँ पे कैसे भरता है, कैसे एक तरह से वो जख्म होता है क्या कि यहाँ के आसपास का जितने कोशिका होता है वो क्या करता है कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे कर करके क्या करता है, वहाँ के जो बीच का जो गैप उसको क्या कर देता है, वो भर देता है, खुद से अपने कोशिकाओं की संख्या बढ़ा करके भरता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, एक तरह से घाव का भरना हुआ। उसी तरह से जो उत्तक जो है वह कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहा जाता है। वही बोलता है शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। उत्तक का निर्माण कहाँ से होता है, ठीक है, कौन करवाता है, तो कौन करवाएगा, यह प्रोटीन कराता है। क्या कराता है, प्रोटीन कराता है। क्या कोशिका का निर्माण कौन कराता है, प्रोटीन कराता है। तो कोशिके से कोशिके के समूह को उत्तक कहते हैं। तो उत्तक का निर्माण कौन कराएगा, प्रोटीन करेगा, ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न क्या है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग किसको कहा गया है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, सेल्यूलोज है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कहा जाएगा, ये स्टार्च और सेल्यूलोज जो इसी का रूप है। देखिए स्टार्च, ग्लूकोज और सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का ही तीनों रूप है। आगे हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यूपीआरओ में पूछा गया, एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये हो गया, बोला देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। चयापचयी मतलब यही हुआ पाचन हुआ, ठीक ना। किसका यदि पाचन होता है, चयापचयी होता है, तो अधिकतम ऊर्जा कौन देता है? सुनिए ध्यान से, इसका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर यदि ये पूछेगा एक निश्चित मात्रा के आधार पर सबसे अधिक कौन ऊर्जा देगा, तो वो वसा हुआ। जैसे होता है ना, बताए थे कि 1 ग्राम यदि ग्लूकोज है तो उसमें 4.2 किलो कैलोरी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4.1 किलो कैलोरी देता है। लेकिन वही 1 ग्राम वसा जो है 9.3 किलो कैलोरी देता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो अधिकतम ऊर्जा कौन देता है, एक तरह से तत्कालिक यदि आधार पर यदि बोलता है तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर यदि मात्रा के आधार पर अधिकतम बोलता है तो वो क्या होगा, वसा होगा। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। मुख गुहा, मुंह के पास किसका पाचन शुरू होता है, ठीक है। वह पाचन किसका शुरू होगा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट का। आपको बोले थे कि सी जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। ये किसमें पूछा गया, एमपीपीसीएस फ्री 2019 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। बारी बारी से तरह से इसका देखते जा रहे हैं। देखिए अभी तक जो भी प्रश्न है हमारे ख्याल से कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगा। इसमें होता है क्या चीज़, देखिए एक यहाँ पे कन्फ्यूजन प्रश्न करता है कि अधिकतम जो बोल रहा है 2 तरह से अधिकतम होता है। हम लोग शरीर में जो ऊर्जा का अधिकतम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का करते हैं, ठीक ना। ये कार्य के आधार पर होता है, बहुत ज़्यादा हम लंबे समय तक कार्य किए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कार्य करेंगे तब उसके बाद हम वसा का इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा स्टार्टिंग में जो हम शरीर का जो अधिकतम ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं किसका, हम कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए ये समझ में आ गया। जो जितना भी तक जो प्रश्न जितना भी चला था उस सब के बारे में आपको पता चल गया कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब जो आगे जो चलेगा हम लोग का, चलिए देखते हैं। आपको हम बता चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा,
विटामिन खनिज लवण जल क्या चीज़ है। अब हम बारी बारी से बताएंगे कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, प्रोटीन क्या चीज़ है, वसा क्या चीज़ है, उसके बाद विटामिन क्या चीज़ है, खनिज लवण क्या चीज़ है, जल क्या चीज़ है। इस सब चीज़ के बारे में जिस दिन हम बता दिए उस दिन समझ लीजिए पोषण चैप्टर खत्म हो गया है। तो अब स्टार्ट हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में व्याख्या करने से पहले हम इसका संधि विच्छेद करना चाहेंगे। समझिएगा ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट को नॉर्मली भी तोड़ना चाहेंगे तो एकदम आराम से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तरह से कार्बो प्लस क्या होगा हाइड्रेट, या कार्ब प्लस हाइड्रेट। एक तरह समझाने के लिए हम ये कह रहे हैं, ठीक ना। कार्बो प्लस क्या हो गया हाइड्रेट। कार्बो को क्या कह सकते हैं हम, कार्बो को हम क्या कहेंगे, हम कार्बन कहेंगे, ठीक है। हाइड्रेट, हाइड्रेट समझिएगा क्या चीज़ होता है। अक्सर देखते होंगे जो अत्यधिक रनिंग करता है उसका शरीर से क्या होता है, अत्यधिक पसीना निकलता है। पसीना मतलब क्या, पानी निकलता है। पानी निकलने से क्या होता है, यानी पानी मतलब क्या, जल निकलता है। जल का अत्यधिक क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाने से उसके शरीर में क्या होता है, जल की कमी हो जाता है, ठीक ना। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस बीमारी को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेट मतलब होता है जल जिसके पहले डी लगता है, इसका मतलब उस चीज़ का कमी। याद रखिएगा, डी पहले लगने का अर्थ होता है उस चीज़ का कमी। हाइड्रेशन बोला था डिहाइड्रेशन बीमारी क्या चीज़ है, बोलता है जल की कमी। हाइड्रेट मतलब होता है जल, पहले जो डी लगा, डिहाइड्रेशन जो है पहले जो डी लगा उसका मतलब होता है कमी। इसका मतलब समझिएगा, ये हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, जल। अब नॉर्मली समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है और जल पाया जाता है। कार्बन का रासायनिक सूत्र क्या हो गया सी, और जो है ना संकेत क्या हो गया सी, जल का क्या हो जाएगा H2O। नॉर्मली एक तरह से ये बात आप समझ चुके होंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और जल पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और जल, यही दो चीज़ का खेल है। अब इसी चीज़ को हम समझते चलेंगे। अब एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं। सी क्या हो गया, कार्बन हो गया, उसके बाद देखो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। संख्या कितनी, उससे मतलब नहीं, कौन कौन सा तत्व पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे, सी पाया जाता है, H पाया जाता है, O पाया जाता है। इसी में प्रश्न पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट में इनमें से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, सी दे देगा, H दे देगा, N दे देगा, O दे देगा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा तत्व जो कि कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाए जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये N नाइट्रोजन नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न देखिए, आजकल जो प्रश्न जो होता है क्या पूछेगा, उसका जो है ना उसके लिए आपको पूरा डीप जाना पड़ेगा। डीपली एक तरह से आपको अथी कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या हो गया CHO, ये भी हो गया प्रश्न में। अब देखिए नॉर्मली, अब यहाँ पे हम एक चीज करेंगे कि अक्सर ये देखिएगा, अक्सर एग्जाम से में देखा जाता है, बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट का अनुपातिक मान कितना होता है। तो नॉर्मली हम भी मानते हैं, ऐसा बात नहीं कि हम नहीं मानते हैं। 1:2:1 अक्सर जो है ना याद किए होंगे, रटे होंगे, हम लोग भी बहुत स्पीडी सब रटते थे उसमें ना। तो यही कार्बोहाइड्रेट का अनुपातिक मान कितना होता है, 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट का अनुपातिक मान क्या होता है, 1:2:1। लेकिन आज हम समझेंगे 1:2:1 क्यों होता है, 1:2:1 ही क्यों होता है, क्या और कोई होगा या नहीं होगा। एक प्रश्न ये होगा मेरे तरफ से, और एक और प्रश्न आता है कि इसका रासायनिक सूत्र आप लोग रटे होंगे, CnH2ON, ये भी रटे होंगे, ये भी याद किए होंगे, खुद हम भी याद किए होंगे। लेकिन हम कंफर्म करेंगे कि आखिर ये सूत्र होता है या नहीं होता, सिर्फ यही होता है या अलग भी होता है। ये दो कन्फ्यूजन हम लोग दूर करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, इस कन्फ्यूजन को हम दूर करने का कोशिश करते हैं। उस चीज़ के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा पहले हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट को पहले बांटेंगे। कार्बोहाइड्रेट देखिए 2-3 प्रकार से बढ़ता है। अब सब प्रकार पहले समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है, सुनिए, पहले हम कार्बोहाइड्रेट को बांटेंगे उसके सेक्राइड की संख्या के आधार पर। सेक्राइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का SI मात्रक है। जैसे दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, जिससे हम बोलते हैं कि हमको 5 किलोमीटर जाना है तो हम अंदाजा लगाते हैं कि इतना दूर चलेंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। उसी तरह से ये सेक्राइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का SI मात्रक है, ठीक है, संख्या के आधार पर, ठीक ना। अगर जहाँ पे अगर एगो सेक्राइड होगा कार्बोहाइड्रेट में, क्या होगा, अगर जहाँ पे एगो सेक्राइड होगा उसको हम कहेंगे मोनोसेक्राइड। एक रहेगा क्या कहेंगे उसको हम, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स, ठीक ना।
तो मोनोसेक्राइड जो है, समझिएगा ध्यान से, मोनो का अर्थ ही होता है एक, मोनो का अक्सर इस्तेमाल सिंगल के लिए किया जाता है, ठीक ना। इसमें सेक्राइड की संख्या कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। मोनोसेक्राइड यदि इसका हिंदी में लिखिएगा सेम वही होगा, मोनोसेक्राइड, ठीक है। चलिए इसमें कितना हो जाएगा, सेक्राइड की संख्या एक। अब उसके बाद क्या होता है, चलिए उसके बाद आता है एक ओलिगो, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड यदि इसका हिंदी में लिखिएगा तो सेम हो जाता है, वही लिखाता है ओलिगोसेक्राइड। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड अगर हिंदी लिखते हैं तो पॉलीसेकेराइड। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर क्या क्या हो गया, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब जो ओलिगोसेकेराइड जो होता है उसमें क्या होता है, इसका संख्या जो होगा, समझिएगा सेकेराइड का संख्या कितना हो जाएगा, 2 से लेकर के 10 तक होगा। और इसमें जो सेकेराइड की संख्या होगा वो क्या होगा, 10 से अधिक होगा, 10 से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। मतलब कि एगो सेकेराइड अगर दी मिलके एगो सेकेराइड से अगर दी कोई कार्बोहाइड्रेट बनाए तो उसको कहेंगे मोनोसेकेराइड कहेंगे। अगर दी 2 से लेकर के 10 यानी 2 गो वाला हो, 3 गो वाला हो, 4 गो हो, 5 गो, 6 गो, 10 तक अगर दी जाता हो तो उतना 10 तक की संख्या वाला सेकेराइड मिलके बना है कार्बोहाइड्रेट, उसको कहेंगे ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। अगर दी 10 से अधिक 11, 12, 13, 14, 15 से इसकी संख्याओं में बने हुए जो सेकेराइड होंगे उसको क्या कहेंगे हम, वैसे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहेंगे हम, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। ठीक है। पॉली का अर्थ ही होता है बहुत, पॉली का अर्थ होता है बहुत। इसमें एक बात समझिएगा ध्यान से, ओलिगोसेकेराइड में जो 2 से 9 तक है ना, उसका हम इस तरह से यदि नामांकन करना चाहेंगे तो समझिएगा, मोनो का मतलब हुआ एक, मोनोसेकेराइड, यहाँ 2 है तो उसको कहेंगे डाइसेकेराइड, यहाँ 10 तक है ना, 2 है डाइसेकेराइड कहेंगे, 3 गो रहेगा, 3 गो सेकेराइड रहेगा तो ट्राइसेकेराइड कहेंगे, 4 गो सेकेराइड से बनल है तो 4 से उसको टेट्रासेकेराइड कहेंगे, यदि 5 गो सेकेराइड से बनल है उसको पेंटासेकेराइड कहेंगे। लेकिन यह जो है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड जो होगा इस सब का उतना ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक ना। जिसका ज़्यादा यूज होता है उस चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है जो 2 सेकेराइड से मिलकर बने हुए हैं, ज़्यादा उन्हीं का इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ओलिगोसेकेराइड में से एक टाइप्स होगा, कौन सेकेराइड्स, ये जिसमें कि 2 सेकेराइड से मिलकर के बने हुए हैं, उसका नाम क्या है, डाइसेकेराइड। ठीक है, हम डाइसेकेराइड ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक ना, डाइसेकेराइड, ठीक है। हिंदी में वो सेम होता है, डाइसेकेराइड ही बोला जाता है। अब देखिए ध्यान से, ओलिगोसेकेराइड हमको किसका पढ़ना है, डाइसेकेराइड्स का। उसके बाद जो ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस सब के बारे में उतना डिस्कस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर एक तरह से पहले तो क्लासिफिकेशन हम कर दिए हम सेकेराइड की संख्या के आधार पर, मोनो, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। अब हम ये करेंगे इसके स्वाद के आधार पर बांटेंगे। हम स्वाद के आधार पर बांटने से पहले हम क्या करेंगे, इसका हम उदाहरण लिखेंगे जो आप भी जान रहे हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है और इसका ग्लूकोज आता है, ठीक है। हम सिर्फ अभी उदाहरण लिख रहे हैं। ग्लूकोज वही ग्लूकोज है जो गर्मी के समय आप लोग क्या करते हैं, शरीर में ऊर्जा लेने के लिए क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को पीते हैं, ग्लूकोन-डी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोन-डी जो पीते हैं वही ग्लूकोज है, ठीक है। अब समझिए वो ये ग्लूकोज आया कैसे है, वो ग्लूकोन-डी कैसे बना है, वो सब बताएंगे आगे। देखिए ये क्या है, डाइसेकेराइड पढ़ेंगे हम, तो डाइसेकेराइड के अंतर्गत क्या आता है, चीनी। क्या आता है, चीनी, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत जो इसको कहते हैं हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, स्टार्च कहा जाता है। तो स्टार्च, इसके अंतर्गत क्या आता है, आलू, आलू आता है, चावल आता है, ठीक है।
आलू चावल आता है उसके अंतर्गत, ठीक है। ओहो, एक और चीज़ थोड़ा सा यहाँ से पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक नहीं हुआ था, बस थोड़ा टॉपिक छूटा है, उसको हम कवर करेंगे यहाँ पे। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसको इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है। अक्सर देखते हैं किसी भी आदमी का 2 नाम होता है, ठीक ना। विराट कोहली का एक और नाम है चीकू है, वीरेंद्र सहवाग उसका नाम क्या है, बीरू है। एक तरह से इसी तरह से सबका कुछ एक अलग नेम होता है, और उस नेम का कोई अलग अर्थ नहीं होता, लगभग सेम होता है, वही बात होता है। जो कार्बोहाइड्रेट, इसका एक और नाम है, क्या है, इसको कहते हैं हम शर्करा। क्या कहते हैं हम, शर्करा कहते हैं। और शर्करा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, शुगर। क्या कहते हैं इसको हम, शुगर। याद रखिएगा, ये सब कन्फ्यूजन लाने वाला चीज़ है, ठीक है ना, इसलिए ये सब याद करने की चीज़ है। जो कार्बोहाइड्रेट उसका एक और नाम क्या है, शर्करा है। इस शर्करा का इंग्लिश क्या है, शुगर है। आइए, कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट उसका अंग्रेजी नाम होता है, और शर्करा का शुगर होता है। यह जो शर्करा है, इसी के आधार पे एक तरह समझिएगा 2 ग्रुप में बटा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो शर्करा एक तरह से देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट मीठा लगेगा, जो कार्बोहाइड्रेट मीठा लगेगा उसको हम कहते हैं शर्करा। जो मीठा लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, हम शर्करा। जो मीठा नहीं लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, हम अशर्करा। आप जान रहे हैं कि ग्लूकोज क्या होता है, मीठा होता है, ठीक ना। हम लोग ग्लूकोज जो होता है तो उस घर में किसी के लिए लाया जाता था कि ग्लूकोज पीने के लिए, तो हम लोग क्या करते थे, पूरे ग्लूकोज जो है हाथ में लेकर के उसको फाँक ले फिरते थे चारों तरफ, ठीक ना। तो उसको इस तरह से इस्तेमाल करते थे, ऐसे ही नॉर्मली खा जाते थे, तो मीठा लगता था। ग्लूकोज का स्वाद कैसा होता है, मीठा। जो मीठा होता है उसको क्या कहते हैं, हम शर्करा कहते हैं, ठीक है। और जो मीठा नहीं होता उसको अशर्करा कहेंगे। बताइए, चीनी भी मीठा होता है कि नहीं, मीठा होता है, इसको हम क्या कहेंगे, हम शर्करा कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, आलू, आलू मीठा होता है नहीं ना। अब देखिए, नॉर्मल समझिएगा, ये चीनी जो है, ग्लूकोज जो होता है, मुंह पे लिए मीठा लगा, चीनी भी मुंह पे लिए मीठा लगा। ये आलू डायरेक्ट मुंह पे लेते मीठा लगता है, नहीं। एक तो समझिए, तो उसका तो पाचन जब होता है तब वो मीठापन उसमें आता है। इसका मतलब ये मीठा नहीं होता है, ये क्या हो गया, ओ शर्करा हो गया। ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, हम ओ शर्करा कहेंगे। चलिए, एक क्या हो गया, एक स्वाद के आधार पर हम इसको बांटे, ठीक है, और एक सैकराइड के संख्या के आधार पर हम इसको बांटे। अब हम बांटेंगे जल में घुलनशीलता के आधार पर, कौन जल में घुलेगा, कौन जल में नहीं घुलेगा। इस चीज़ के लिए हम आएंगे इसके सूत्र पे, ठीक है। सूत्र पे कैसे आएंगे समझिएगा, यहाँ पे आपको पता होगा एक चीज़ का, जो ग्लूकोज होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ये कैसे होता है ये आगे बताएंगे, तत्काल एक तरह से आपको याद नहीं होगा तो याद कीजिए, थोड़ा माइंड में रखिए इस चीज़ को, आगे हम डिस्कस करेंगे इसका। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, और जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। जो शर्करा सॉरी जो स्टार्च है, स्टार्च का रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5, ठीक है। अब यहाँ से हम पता कर लेंगे सूत्र अनुपात, जो भी कंफ्यूजन था सब यहीं से खींच लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, अगर ये कार्बन की संख्या कितना छो हुआ, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो इसको हम जल बनाते हैं, इसका ऑल टू ऑल कॉमन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हो गया, देखिए 6 दूनी 12, 6 का 6, ठीक है। ये आता है रूप, अगर इसको हम करते हैं तो C12H2O रहता है, ठीक, कितना होता है 11, 11 दूनी 22, 11 का 11, ये हो गया C6, ये H2O होता है, तो कितना हो गया 5, 5 दूनी 10, 5 का 5, ठीक है। एक तरह ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो रहा है, नॉर्मल समझिएगा। क्या बोले थे हम, जो कार्बोहाइड्रेट है किससे बना है, कार्बन से बना है, कार्ब से बना है, और हाइड्रेट से बना है यानी कार्बन से बना है, यानी जल से बना है। देखिए तो ये भी कार्बोहाइड्रेटिक ग्रुप है ना, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है, ये भी कार्बोहाइड्रेटिक ग्रुप है, तीनों मोनो, ओलिगो और पोली जो है। तो इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें भी कार्बन और हाइड्रेट जल है ना, कार्बन 6 गो है, जल 6 गो है, जितना कार्बन है उतना जल है। यहाँ जितना कार्बन है ना उससे एक कम जल है, यहाँ भी जितना कार्बन है उससे एक कम जल है। याद रखिएगा, जिसमें जल की मात्राएं अधिक होती है, विद्यमान होती है, उसमें वह क्या होता है, जल में घुलनशील होती है ज़्यादा। अब देखिएगा, नॉर्मल एक तरह से उदाहरण समझिएगा, आप एक चीनी लीजिए मुँह पर और एक ग्लूकोज लीजिए, सबसे ज़्यादा कौन जल्दी घुल जाएगा, ये ग्लूकोज ज़्यादा जल्दी घुल जाएगा, और ये चीनी थोड़ा लेट करेगा। क्यों, क्योंकि आप कारण समझिए क्यों घुल जा रहा था, इसलिए घुल जा रहा था। चलिए, अब इसमें जल की मात्रा अधिक है तो इसलिए क्या होता है कि ग्लूकोज जल्दी घुल जाएगा,
चीनी थोड़ा लेट करता है, क्या इसमें जल की मात्रा कम है, आलू तो और लेट कर देगा, ठीक है। इस तरह से क्या हम तो तरह से कह सकते हैं कि यह जो होता है मोनोसेक्राइड जो होता है यह जल में घुलनशील होगा। जल में क्या होगा, यह घुलनशील होगा, यह जल में घुलनशील होगा। और यह जल में घुलनशील होगा, हाँ ये भी जल में घुलनशील होगा, लेकिन ये जल में घुलनशील नहीं होगा। स्टार्च क्या होगा, ये पॉलीसेक्राइड जो होगा वह जल में घुलनशील नहीं होगा, इसीलिए इसको जटिल यौगिक कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, जटिल यौगिक कहेंगे, ठीक है। और जितना इधर आते जाएगा उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम नहीं हो रहा, जैसे 10 से अधिक से बन रहा है तो अधिक संख्या में तो जटिल ही हो गया ना। हाँ यदि मतलब एक टेंशन रहता है बताओ नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत हर तरह का टेंशन उसके पास आ जाता है तो बोला जाता है कि हाँ हम बहुत बड़का जटिल समस्या में फंस गए। इसमें 10 से अधिक प्रकार का टेंशन है तो ये जटिल हो गया। इसमें एक एक टेंशन है, ये क्या हो गया, सरल हो गया। तो मोनोसेक्राइड क्या होता है, सबसे सरल सेक्राइड का एक ग्रुप है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल ग्रुप कौन सा, सबसे नॉर्मल ग्रुप कौन सा है, सबसे आसान ग्रुप कौन सा है, मोनोसेक्राइड, क्योंकि इसमें सेक्राइड की संख्या एक होती है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कौन शर्करा है, कौन अशर्करा है, कौन घुलनशील है, कौन अघुलनशील है। इसके रासायनिक सूत्र के आधार पर हम इसका नॉर्म फिक्स जो सूत्र जो होता है वो हम निकालेंगे, आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। समझिएगा ध्यान से, अगर यदि ये कार्बन संख्या 6, ठीक है ना, इस 6 के जगह पे हम अगर यदि अन लिखते हैं, 6 के मान पे हम अन लिखते हैं तो ये H2O भी रहने दीजिए, ये 6 के जगह पे अन लिखे। तो अब जो मोनोसेक्राइड में जो आ रहा था उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CnH2O अन हुआ ना, इसमें अन रखिए। कार्बन की संख्या कितना हो गया, 12 को अन मानिए, 12 को अन मानते हैं तो ये H2O क्या हो गया, ये 11 को भी तो अन नहीं मान सकते हैं। एक ही चीज़ से हम दोनों को नहीं मान सकते हैं ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए दूसरा चीज लाना होगा, इसको हमको अन मानना होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, C6 है, 6 के लिए से अन माने, ठीक है। तो अब H2O रहने दीजिए। उसके बाद ये 5 अलग हो गया, इसके लिए हमको अलग चीज मानना होगा, अम मानना होगा। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या को निकला, 2 को निकल रहा है यहाँ पे। एक में हो रहा है कि इतना कार्बन उतना जल वाला निकल रहा है, एक है डिफरेंट आ रहा है। आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ये कहती है कि ये सूत्र है, और बहुत ऐसा बुक है जो कहता है ये है, और हम कहते हैं ये भी है और ये भी है। आपको एक समझना होगा, अगर ऐसा बात नहीं कि यही ऑप्शन देगा, ऑप्शन में ये भी दे सकता है। बस यही समझिएगा कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले जितने हैं सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये अलग अलग संख्या वाला को दर्शाता है और ये दोनों एक समान संख्या वाले को दर्शाता है, ठीक है। ये सूत्र का कन्फर्मेशन हो गया कि कौन सा सूत्र इसका होता है, ठीक है। सूत्र दोनों होगा, यानी कार्बन और जल का संख्या अलग अलग वाला भी होगा, दोनों की संख्या समान वाला भी होगा। अब एक और बात था कि अनुपात वाला बात था कि 1 2 1 होता है या नहीं होता है, ये भी हम कन्फ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन का संख्या, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना था, 6, कार्बन की संख्या कितना था 6, हाइड्रोजन की संख्या कितना था 12, ऑक्सीजन की संख्या कितना था 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए कार्बन की संख्या कितना है 12, हाइड्रोजन की संख्या कितना है 22, ऑक्सीजन की संख्या कितना है 11, कार्बन की संख्या कितना है 6, हाइड्रोजन की संख्या कितना है 10, ऑक्सीजन की संख्या कितना है 5, ठीक है। इसका अनुपात निकालिए। ये देखिए ये तीनों के तीनों कट जा रहा है, 6 से कट रहा है, 6 1 6, 6 दूनी 12, फिर 6 का 6, 1 2 1 अनुपात है। इसको काटेंगे, कोई ऐसा अंक ही नहीं है कि तीनों भाग लग रहा है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। इसका अनुपात कितना, ये भी नहीं कट रहा है, यही हो जाएगा अनुपात, ठीक ना। तो इसीलिए जो होता है कि हम ज़्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं मोनोसेक्राइड का। इसमें इसका अनुपात 1:2:1 निकल जा रहा है ना, इसीलिए एग्जाम में ज़्यादा इस्तेमाल ये हो रहा है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि यही फिक्स है, क्या ये नहीं होगा, इसके ये अनुपात में देगा तो इसको हम क्या नहीं कहेंगे, उसको भी नहीं कहेंगे, लेकिन एग्जाम ज़्यादा यूज किसका करता है, 1 2 1 का, ठीक है, वो दोनों का इस्तेमाल नहीं करता। अब समझिएगा यहाँ पे 1 2 1 है, क्या 1 2 1 ही होगा, ये दोनों को हटाइए, एग्जाम में ये दोनों पूछा नहीं जाता है। मेरा मकसद है देखिए हम आपको हर तरह से तोड़ करके समझाएं, ठीक है। ये भी बताना मेरा काम है कि एग्जाम के व्यू से कौन सा है, ठीक है। एग्जाम के व्यू से आपको ज़्यादा चांस यही रहता है पूछने का, यही पूछेगा ही। हाँ लेकिन इसमें किसका इसका अनुपात था, CHO 1 2 1। हाँ इसमें एग्जाम घुमाता है, एग्जाम इसमें आपको ये घुमा देगा कि CHO का अनुपात निकला 1 2 1,
एग्जाम में पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट में COH का अनुपात क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट में COH का अनुपात बोलेगा। तो आप देखिए कार्बोहाइड्रेट में C कितना था, C था कितना 6 और O कितना था 6 था ना, O कितना है 6, फिर क्या है COH ना, H कितना 12। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी संख्या कितना। अब इसका अनुपात निकालिए कितना हो जाएगा 6 1 6 दूनी 12। अब अनुपात कितना हो जाएगा 1 1 2 हो गया। इसका मतलब आपको याद रखना होगा कि कार्बन 6 गो होता है, हाइड्रोजन 12 गो होता है, ऑक्सीजन 6 गो होता है। ये संख्या आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे हम बताएंगे ये संख्या कैसे आती है, याद रहेगा तभी आप ये अनुपातिक सही से निकाल पाइएगा, अन्यथा रट लीजिए कि 1 2 1 1 2 1। वही एग्जाम में CHO नहीं दे करके CHO देगा तब ना 1 2 1, और COH दे देगा तब कौन चीज हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि देखे कार्बोहाइड्रेट का अनुपात देखे हैं और 1 2 1 मार दिए हैं, ये भी गलत चीज है। चलिए चलिए अब इसमें जो है, अब जो बारी बारी से अब क्या करेंगे, मोनोसेक्राइड के अंतर्गत जो कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे उसका व्याख्या करेंगे ओलिगो में और पॉली में। चलिए दें, जो मोनोसेक्राइड के अंतर्गत समझिएगा ध्यान से, जो कार्बन का जो संख्या होता है ना, कार्बन की संख्या के आधार पर बांटा गया। कार्बन की संख्या कितना है, आइए जो बांटा गया था किसके, सेक्राइड की संख्या के आधार पर। लेकिन हाँ मोनोसेक्राइड में जो जितने भी होगा सेक्राइड, जो भी सेक्राइड्स होगा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो मोनोसेक्राइड्स में जितने भी हैं सेक्राइड है, उसको क्या किया जाता है कि कार्बन की संख्या के आधार पर उसको एक तरह से बांटा गया है। जिसमें कार्बन की संख्या, जहाँ कार्बन 3 गो है तो उसको कहा जाता है ट्राइओज, ट्राइओज कहेंगे। जिसमें कार्बन की संख्या 4 है तो उसको क्या कहेंगे टेट्रोज। जिसमें कार्बन की संख्या 5 है उसको क्या कहेंगे हम पेंटोज। समझिएगा ध्यान से। तो कार्बन किसका मतलब क्या हुआ कि इसको बैठाएंगे एक तरह से, जिसमें इसमें जैसे कि सेट करते हैं। ट्राइओज का रासायनिक सूत्र क्या होगा, कार्बन संख्या 3 तो क्या हो जाएगा C3 का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अन की जगह पे 3 हुआ तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, C3H6, इसका कितना हो जाएगा O3, ठीक है। इस तरह से जब थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ से एक बार और सूत्र लिख लीजिए, बात खत्म है। CnH2O अन होता है ना, तो Cn माना कि अन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 3 पुट होगा, तो इसके जगह पे C3 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा H2O, ठीक ना। अन की जगह पे क्या पुट करेंगे 3, क्या हो गया C3 और 3 दूनी 6 H6 ऑक्सीजन 3, ठीक। बस अब देखिए ये जो टेट्रोज हुआ इसके भी यही सूत्र होगा। इस पर यदि हम बैठाते हैं तो कार्बन की संख्या, अब जहाँ 3 था वहाँ क्या बैठाएंगे, अभी टेट्रोज है तो 4 बैठाएंगे, तो यहाँ H2O कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा C4H8O4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो पेंटोज जो है, पेंटोज में कितना हो जाएगा, सेम सूत्र यही बैठेगा, तो क्या हो जाएगा C5H2O और 5 है, इसका कितना हो जाएगा C5H10O5 होगा। नॉर्मली एक तरह समझिएगा ध्यान से, जितना भी है ये जो मोनोसेक्राइड जो है, मोनोसेक्राइड के अंतर्गत जितना भी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना आता है 1 2 1। ये हम बताए थे मोनोसेक्राइड के अंतर्गत अनुपात कितना आता है 1 2 1। अगर यदि CHO हो तो देखिए अनुपात सबका 1 2 1 निकलेगा। कार्बन को कट गया 3 1 3 3 दूनी 6 3 1 3 हो रहा है ना, 4 1 4 4 दूनी 8 4 1 4 1 2 1 आ रहा है, ठीक है। देखिए 5 1 5 5 दूनी 10 फिर 5 1 5 1 2 1, सबका अनुपात 1 2 1 आ रहा है, क्योंकि मोनोसेक्राइड का जितना भी सबका अनुपात कितना होगा 1 2 1। अब समझिएगा ये जो ट्राइओज है टेट्रोज है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल इसका ज़्यादा नहीं करते हैं, इसलिए इसके बारे में हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जिसका काम है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी हम लोग को चलना पड़ता है, उधर से यदि चलते हैं समझिएगा ध्यान से। यह जो रासायनिक सूत्र है ये किसका है C5H10O5 किसका है, ये रासायनिक सूत्र है राइबोज का। किसका है राइबोज का। ये वही राइबोज है, ये वही राइबोज है जिसको हम लोग रटते थे कि RNA का पूर्ण रूप क्या होता है
कि बोलते थे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, बोलते थे ना, RNA का पूर्ण रूप क्या बोलते थे हम लोग सब बोलते थे राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड हम लोग रटते थे इस तरह से कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक, हम लोग को पता नहीं था कि राइबोज है क्या चीज़, हमको पता नहीं था, लेकिन सब रटते थे पूरा। लेकिन अब समझ लीजिए ये राइबोज क्या है, शर्करा है, यही शर्करा ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब RNA जो होता है, RNA में जो ऊर्जा आता है कहाँ से आता है, राइबोज से आता है। इसका राइबोज शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा होता है। ये जितना सब लिखा है सब में ऊर्जा होगा, सब में ऊर्जा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि RNA के अंदर जो ऊर्जा जो मौजूद होता है किसके कारण होता है, इस राइबोज के कारण होता है। ठीक है, अब इसी राइबोज में एक और कंडीशन होता है, एक होता है डीऑक्सी राइबोज, एक क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज। अंतर यही होता है कि आपको हम एक चीज बताए थे, इसमें समझिएगा ध्यान से। डीऑक्सी राइबोज में क्या होगा कि जैसे देखिए राइबोज में C5H10O5 था ना, राइबोज का क्या था, C5H10O5 था ना, बस डीऑक्सी राइबोज जो होगा डीऑक्सी राइबोज जो होगा, आपको क्या बताए थे, जिसमें डी लगता है उसमें क्या करता है, उसको कम करता है। डी किस में लगा, ये ऑक्सी में, डी लगा है ऑक्सी में, मतलब ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन की कमी करेंगे, किसमें करेंगे, तो राइबोज में करेंगे। राइबोज कहाँ है, राइबोज ये है, राइबोज में ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब क्या करेगा, ये डी ऑक्सी राइबोज, डी मतलब कमी करना है, किसमें करना है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन में करना है, किसमें करना है, राइबोज में करना है। जो राइबोज का जो रासायनिक सूत्र ये है उसमें ऑक्सीजन का कमी करना है, तो ऑक्सीजन का कमी, तो कार्बन तो 5 रहेगा, हाइड्रोजन भी 10 रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन में क्या करेगा, ऑक्सीजन कम कर देगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज का मतलब की हो गया, समझिएगा ध्यान से। एक और चीज आप लोग याद करते होंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता था, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता था कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या हो रहा था, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हो गया कि यह जो डीऑक्सी राइबोज ये होता है, यह क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। किसको ऊर्जा देने का काम कर रहा था, किसमें, तो डीएनए में जो ऊर्जा मौजूद होता है किसके कारण मौजूद होता है, डीऑक्सी राइबोज के कारण मौजूद होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लगभग समझिए ध्यान से। आज इतना हो गया है, अब जो आगे होगा, जो हम लोग का मेरा जो क्लास जो लंबा चलता है, अक्सर देखते होंगे जो भी क्लास लंबा चलता है, मेरा मकसद ये नहीं होता है कि हम कुछ छोड़े और आगे बढ़ जाएं। ये मेरे लिए भी सही नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल ही सही नहीं है। जानिए उसको, डीपली जानिए, हर चीज़ को डीपली जानिए। ठीक है, हम समझाने का हर तरह से कोशिश करते हैं डीपली रूप से। क्या आजकल एग्जाम वो नहीं है कि कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, याद कर लिए एग्जाम निकल गया, नहीं। अब एग्जाम डीपली पूछता है, डीपली हम लोग को जानना जरूरी है। हाँ, जो भी हम जितना भी डीप जाते हैं, हम एनसीईआरटी से ज़्यादा डीप नहीं जाते। हम शुरू में ही आपको बोलेंगे जो एनसीईआरटी और लुसेंट जो होगा उस पर आधारित टोटल का टोटल होगा, उससे आगे नहीं होगा। ठीक ना, और ध्यान में रखिएगा, जितना भी हम एक तरह से हम आज जो वो प्रश्न का जो हम लिखाए हैं जो, ठीक ना, लगभग सब प्रश्न बन रहा होगा, जितना बताए थे उसी से लगभग सब प्रश्न था, आया हुआ प्रश्न था। ऐसा नहीं कि कहीं से हम पढ़ा दे रहे हैं। अब पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद वो चीज़ करवाना था हमको, लेकिन बीच में इसलिए करवा दिया कि आप लोग को लगे कि जो आप पढ़ रहे हैं ये एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, यह चैप्टर जिससे खत्म होगा उसके बाद देखिएगा हम हर बुक से, जितना भी बुक है सबसे हम ये चीज़ करवाएंगे पोषण चैप्टर का। और देखिएगा जितना हम ये पढ़ाएं उससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि हम हर चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आगे जो भी है, और मेरा ये टारगेट रहता है, जो आज जो वीडियो जो आज जो क्लास देख रहे हैं, ठीक ना, हम आगे वाले क्लास को बैकअप लेकर चलते हैं। आगे हमको क्या पढ़ाना है यहीं से समझाते हुए निकलते रहते हैं, ताकि जैसे हम आगे आपको मिलेंगे बोलेंगे हाँ पहले हम इसी बताए थे। एक तरह से 2 बार आपका रिपीट होगा। ठीक है, जय हिंद।